हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 11th का, आप देख पा रहे हैं हम लोग बात करेंगे बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम को लेकर के। हम लोगों ने पिछले जो भी लेक्चर्स हम लोगों ने करे 11th में, हम लोगों ने कुछ मॉडल के बारे में बात करी, ठीक है। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल है जहाँ से हमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इलेक्ट्रॉन का, उसकी एनर्जी कैसी है, उसका रेडियस कैसा है, उसका मोमेंटम कैसा है, जितने सारे परमिसिबल वैल्यूज़ की आवश्यकता पड़ती है फॉर एनी इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस के बारे में वो सही तरीके से जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो होता है बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम से। बोर्स ने ये मॉडल हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए दिया था। तो इससे थोड़ा सा हमको एक अंदाज़ा लग पाता है कि एटम कैसा होगा, ठीक है, और उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग पता कर पाते हैं, ठीक। और ये मॉडल 1913 में दी गई थी। प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड ये मॉडल है, ठीक है। मैं आपको बता दूं क्वांटम थ्योरी बेस्ड मॉडल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटम के बारे में भी बात होता रहेगा। क्वांटम थ्योरी बेस्ड मॉडल है, ठीक है। वन बाय वन मैं आपको शुरू करूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड्स ने माना था कि जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव जो सेंटर है, ठीक है, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है, जो जैसे कि मैंने लिखा हुआ भी है, एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। उन्हीं को हम एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं। स्टेशनरी का मतलब यहाँ पर कि उनकी एनर्जी नहीं बदलती, जो भी ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है। उसी फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिटल पर जो सर्कुलर होते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट पॉसिबल हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करेगा, उसके लिए उन्होंने एक बात बताई कि जिस ऑर्बिट की, जिस सर्कुलर ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मतलब कि एम्बियर की वैल्यू वो NH/2π के बराबर होगा, ठीक है। NH/2π एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2π के बराबर होगा, ठीक है। उसी पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, एम्बियर एंगुलर मोमेंटम आप दोज ऑर्बिट्स हैविंग अ वैल्यू NH/2π, जहाँ पे H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, H प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक है। N जो है यहाँ पे इंटीजर है, नंबर है। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ये पहला सर्कुलर ऑर्बिट है जिसको हम लोग बोलते हैं K, दूसरे को बोलते हैं मान लीजिए L, तीसरे को M या चौथे को N। उसी तरीके से यहाँ पर N की वैल्यू 1 मानेंगे, N की वैल्यू 2 मानेंगे, N की वैल्यू 3 मानेंगे और N की वैल्यू यहाँ पे 4 मानेंगे। मतलब जो N की वैल्यू है वो एक्चुअली फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स के नंबर को बताती रहती है। H प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैं अभी आपको नोट करके दिखा दूंगा, 6.67 × 10⁻34 होता है, ठीक है। पाई आपको पता ही है। अब मैटर करता है कि ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा सा फिजिक्स हम लोग लगा लेंगे यहाँ पर। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वहाँ पे एक मोमेंटम क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम, जिसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के बराबर। एंगुलर वेलोसिटी के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होगी वो होगा me, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू r² रेडियस। जबकि एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो होती है v/r। यहाँ पे v आपको पता है लीनियर वेलोसिटी मानी जाएगी। और आप, ठीक है, तो इस तरीके से जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी mvr। आप देख पा रहे हैं r से r कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही एम्बियर, या यहाँ पे एम ही लिख सकते हैं आप, यही एम्बियर यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम।
अगर इसकी वैल्यू NH/2 के बराबर होती है तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा और उसी ऑर्बिट को बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स। तो पहला जो पास्टुलेट्स है, जो पहली थियरी है बोर की मॉडल की, उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, लेकिन उन्हीं ऑर्बिट में जिनका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2 के बराबर होगी। पहला पास्टुलेट। अब दूसरी बात करें हम लोग, दूसरी थ्योरी क्या रही? दूसरी थ्योरी ये रही कि अगर एनर्जी लेवल है, अगर वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल है तो उसकी कुछ फिक्स एनर्जी की वैल्यू होती भी होगी। उन्होंने एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की और बताई कि जो एनर्जी होती है किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वह एक्चुअली होती है -2π² me⁴ अपॉन n² h²। ध्यान रखिएगा माइनस में इसका वैल्यू है, ठीक है। माइनस के बारे में आपको समझाऊंगा कि वैल्यू माइनस में क्यों है। फिलहाल अभी समझिए कि nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसकी एनर्जी की वैल्यू -2π² me⁴ n² h² होता है। सारी वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे पाई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्लैंक कांस्टेंट, सबकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। सारी की सारी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 21.8 इंटू 10⁻⁻19 n² जूल पर एटम में। लेकिन हमको एटम से नहीं मतलब है, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मोल वगैरह में। अब ये ध्यान रखिए, इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मोल में, और मोल में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू -1312 अपॉन n² किलो जूल पर मोल आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी कैरी करता है। तो एनर्जी कैरी करने के लिए आपको पता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैरी करता है, जो कि उसके चार्ज की वजह से आती है, और वो वैल्यू होती है 1.602 10⁻⁻19 जूल। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी चार्ज की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, और इसी चार्ज की वजह से वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैरी करता है, वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया गया होगा, जिससे आंसर आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसे कन्वर्ट कर दिया गया है किलो जूल पर मोल में, तो ये किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू है इस पर्टिकुलर एनर्जी, मतलब कि अगर यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अगर आप कहेंगे कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी निकालिए तो यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ध्यान रखेंगे एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब अगर मैं कहूँ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मैं कहूँगा n की वैल्यू होगी 1, और ऐसे में E1 की वैल्यू हो जाएगी -1312 किलो जूल पर मोल। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो 1312 किलो जूल पर मोल होती है, या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गई। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता हो, जैसे कि हीलियम प्लस, जैसे कि लिथियम प्लस, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लस या लिथियम प्लस जो है वो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम हो तो उनके लिए एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे -1312 Z² अपॉन n², जहाँ पे Z क्या है, जहाँ पे Z एटॉमिक नंबर है, ठीक है। हम आसानी से हीलियम या लिथियम के किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं, लिथियम प्लस के या लिथियम प्लस प्लस, ठीक है। तो हीलियम प्लस या लिथियम प्लस प्लस की किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर रखेंगे, एटॉमिक नंबर रख करके आप आसानी से एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट की।
तो आप समझ पा रहे होंगे, हम किसी भी ऑर्बिट की, किसी भी एटम की एनर्जी निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, बता दूं, माइनस का क्या मतलब है, एनर्जी, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी इन्फिनिटी पर जीरो होती है। सुन रहे हैं मेरी बात, इन्फिनिटी, एनर्जी एट इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो होती है। जीरो का मतलब है कि वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लग रहा। इसलिए जब एनर्जी को हम लोग इन्फिनिटी से नीचे की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ लाते हैं, तो वैल्यू क्या होती है, माइनस होती जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गया है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गया, न्यूक्लियस का उस पर फोर्स नहीं लग रहा, तो हम उसको बोलते हैं एनर्जी एट इन्फिनिटी, और उस समय उसकी वैल्यू होती है जीरो। अब जीरो से वैल्यू माइनस की तरफ जाती है, क्यों, क्योंकि जीरो से वैल्यू नीचे आ रही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता जाता है, जिससे कि एनर्जी माइनस में होती चली जाती है। इसलिए सारी वैल्यू की सारी वैल्यू माइनस में दी गई है। ठीक है, आप इस फार्मूले का यूज करके या इस फार्मूले का यूज करके आप एनर्जी निकाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे, -1312 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम का जो हाइड्रोजन की तरह है। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज माना जाएगा, और आप आसानी से उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे उसका रेडियस, हम निकालेंगे रेडियस। ठीक है, रेडियस के लिए हमारे पास जो उन्होंने बोर्ड ने फार्मूला रखा, उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो ए नॉट एन स्क्वायर होता है, जहाँ पे ए नॉट जो है वो एक्चुअली बोर रेडियस था। तो बोर रेडियस किससे कहा गया, बोर रेडियस का एक्चुअली मतलब था, बोर रेडियस का मतलब था रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम का रेडियस ही बोर रेडियस कहा गया, जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स थी 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू थी। ठीक है, आप आसानी से पता कर सकते थे। इसी तरीके से हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो है उसके लिए जो रेडियस था ए नॉट एन स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर, जेड हुआ। ठीक है, ये जो रेडियस है ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का है, मतलब कि हीलियम प्लस का या लिथियम प्लस प्लस का। आप इस दोनों एटमों के जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है का रेडियस निकाल सकते हैं। जेड की वैल्यू रखेंगे जो कि उसका एटॉमिक नंबर है। ए नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 52.9 पिकोमीटर, जिसको बोर रेडियस बोलते हैं। ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है। इस तरीके से आप किसी भी रेडियस की, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस को निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना हो वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालने के लिए उन्होंने कहा वी नॉट इंटू जेड अपान एन, जहाँ पे वी नॉट जो है वो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी वेलोसिटी है, जिसकी वैल्यू होती है 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फिक्स होती है, जो कि वैल्यू 2.188 इंटू 10⁸ है। अब इसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे, एटॉमिक नंबर की वैल्यू रखेंगे अगर आपको हीलियम प्लस या लिथियम प्लस प्लस का निकालना है, और किसी भी ऑर्बिट की का वेलोसिटी निकालते जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं आपको अभी पास्टुलेट समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको डिटेल में और एक्सप्लेन करूँगा हम। ठीक है, बोर्स मॉडल हम लोगों ने 2 लेक्चर में सीखेंगे। अभी आप पहले सीखते जाइए कि क्या क्या वैल्यू उन्होंने बताई। अब दूसरी बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बात है क्वांटाइज्ड वैल्यू की। ठीक है, एक्चुअली जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअली क्वांटाइज्ड हैं। इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड।
अब आप कहेंगे कि ये इसका क्या मतलब है। क्वांटाइज्ड एक बड़ा स्पेशल वर्ड है जिसका एक्चुअली मतलब होता है फिक्स्ड या डिफिनिट वैल्यू। आप देख पा रहे होंगे इतनी देर से कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में फिक्स्ड होती है, डिस्क्रीट होती है या डिफिनिट होती है, ठीक है। उसका रेडियस, उसकी वेलोसिटी, सब कुछ क्या है, डिस्क्रीट या डिफिनिट है, ठीक है। तो जब भी कोई वैल्यू डिस्क्रीट या डिफिनिट होती है तो हम उन्हें बोलते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यू। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होता है और उसका क्वांटाइज्ड होने का एक मतलब ये भी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जंप करेगा, ध्यान से सुन रहे हैं, या मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऊपर की एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा, तो ऐसे कंडीशन में वो एनर्जी इमिट करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करेगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसकी एनर्जी यहाँ पर E1 है और यहाँ पे एनर्जी E2 है और यहाँ पे एनर्जी E3 है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को E1 एनर्जी लेवल से E2 एनर्जी लेवल पे जंप करना होगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसकी वैल्यू होगी E2 माइनस E1। मतलब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा ई, E2 माइनस E1। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन E3 से E2 पे जंप करेगा तो ये E3 माइनस E2, मतलब कि डेल्टा ई, ठीक है, डैश कर लीजिए इसको, के बराबर एनर्जी जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आते समय एनर्जी रिलीज होगी, लोअर से हायर जाते समय एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वैल्यू डेल्टा ई के बराबर होगी। और उन्होंने कहा ये वैल्यू एक्चुअली फिक्स होता है क्योंकि एनर्जी लेवल अपने आप में फिक्स हैं और डेल्टा ई की वैल्यू उन्होंने समझाया वो होती है एच न्यू, ठीक है। एच न्यू, जहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू जो है वो हाँ, तो क्या कर रहा था मैं, जहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा निकाली गई जो एनर्जी है एब्जॉर्ब या रिलीज, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और प्लैंक कांस्टेंट की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। और ये वैल्यू, ये पूरी की वैल्यू फिक्स होती है क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्बिट फिक्स है। हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। अगर फिक्स वैल्यू है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड होगा या डिस्क्रीट होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप नंबर की बात करते हैं, आप कहते हैं 1 या 2 या 3 नंबर्स हैं, तो आपको पता है कि 1 से 2 या 2 से 3 जाने के लिए हमें हमेशा +1 करना पड़ेगा, या 3 से 4 जाते समय हमें +1 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं इनके बीच का डिफरेंस हमेशा फिक्स होता है, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा फिक्स होता है। और ये डिफरेंस हमेशा अगर लोअर जो नंबर है उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो हायर नंबर पे चले जाएंगे, फिर 1 ऐड करेंगे तो और हायर पे जाएंगे। तो इसका मतलब जब डिफरेंस फिक्स होता है, और डिफरेंस कब फिक्स होगा, जब इनका पोजीशन अपने आप में फिक्स होगा। अगर ये अपनी जगह फिक्स है, ये भी अपनी जगह फिक्स है, तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा, फिक्स होगा। और इस ऐसे कंडीशन को बोलते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यू। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यू। मैं और भी एग्जांपल लेकर समझाऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। अभी आप पहले देखिए कि बोर्ड्स मॉडल में हम लोगों ने कैसे पता करा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कैसे पता करा एनर्जी क्या होती है, रेडियस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड क्या होता है। फिर मैं आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड्स मॉडल के कुछ डीप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।